तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की नंबर सिस्टम की। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नंबर सिस्टम की, तो सारे प्रकार के नंबर्स के बारे में हम लोग पहले अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। यह जो बैच आपका चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, इसके साथ साथ आपको एक बैच और मिल जाता है, मतलब इसके साथ एक बैच का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है, जो कि मेरा पुराना वाला मैथ फाउंडेशन बैच है। तो अगर आप इसके आगे के क्लासेस को देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के जो आपका ओल्ड बैच का एक फाइल होगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने लगभग सारे टॉपिक को अपलोड कर रखा है। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की जो संख्याएं होती है वह कहलाती है प्राकृतिक संख्या। और गिनती हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? सर, गिनती हम लोग एक से शुरू करते हैं, यानी एक से आरंभ होने वाली जो संख्याएं हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वही आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए बोले तो आप कहाँ से गिनती शुरू करोगे? एक से गिनती शुरू करोगे। इसका मतलब है कि एक से आरंभ होने वाली जो संख्याएं होंगी वही कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और इनके समुच्चय को, यानी इसके जो समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आगे देखिए, अगला है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या में एक से लेकर के, देखिए हमने आपसे क्या कहा कि गिनती की सभी संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जैसे ही आप जीरो को शामिल करिएगा, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था, जैसे ही प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करिएगा यह पूर्ण बन जाता है। और इसी को हम लोग किससे जानेंगे? पूर्ण संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे ही जीरो को शामिल करेंगे यह पूर्ण बन जाएगा। जब तक जीरो नहीं था तब तक प्राकृतिक संख्याओं में गिनती 1 से लेकर के सिर्फ 9 तक था। हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही करते थे, उसके आगे गिनती था ही नहीं, क्योंकि जीरो था ही नहीं। जब जीरो नहीं है तो फिर 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो फिर आगे 11 12 13 कोई नंबर नहीं बन पाएगा। तो जैसे ही जीरो को इसमें शामिल किया गया वैसे ही यह संख्या क्या हो गया? आपका पूर्ण हो गया। तो इस वजह से जीरो को शामिल करने पर संख्या क्या बन जाता है? आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा? यह आपका अनंत तक जाएगा। बस आरंभ ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या शुरू होगा 1 से, खत्म कहाँ होगा? अनंत पे। और पूर्ण संख्या जीरो से लेकर के कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। आगे चलिए, अब अगला है पूर्णांक संख्या, यानी किसको हम लोग बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? देखिए, पूर्णांक संख्या हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को शामिल कर लिया जाए तो। प्राकृतिक संख्या क्या है? सर, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, इसे लेकर कहाँ तक? अनंत तक। यह प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल किया गया तो पूर्ण बन गया। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को भी शामिल करिए और साथ में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को भी शामिल करिए, यानी उनके ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब प्राकृतिक संख्या के ही ऋणात्मक को, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, इसको भी जब हम लोग शामिल कर लेते हैं तो यही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या में आपका माइनस वाला भी नंबर आएगा, प्लस वाला नंबर भी आएगा और साथ में जीरो भी आएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो भिन्न वाला संख्या होगा वह पूर्णांक नहीं कहलाएगी। जैसे 5/4, 6/7, इस तरीके से वैल्यू जो लिखा रहेगा वह पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा। डेफिनेशन ध्यान से देखिए क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और धनात्मक प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर के आगे अनंत तक पॉजिटिव और 1 से लेकर के अनंत तक नेगेटिव, और साथ में जब इसमें हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो यही क्या बन जाता है? यही आपका पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीनों क्लियर हो गया होगा। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या शुरू होगा 1 से, खत्म होगा अनंत पे। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में जैसे ही जीरो को शामिल करते हैं यह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से। और पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या के अंदर हम लोग सभी प्राकृतिक धन संख्या, सभी प्राकृतिक ऋण संख्या और इसके अलावा जीरो को जब शामिल करते हैं तो ये आपका पूर्णांक बन जाता है, यानी कि इंटीजर। तो एकदम आराम से बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीखते हुए तब आगे बढ़िए।
अगला देखिए, यह दोनों ऐसा है जिसको आप पहले से भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। 2 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सभी कहलाती है सम संख्या। 2 से कटने वाला पहला संख्या 2, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से। तो जो भी नंबर 2 से कटेगा वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। फिर आगे है ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या। 2 से कटने वाला सम है तो 2 से नहीं कटने वाला विषम संख्या हो जाएगा। जैसे पहला विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, इस तरीके से आगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों के बीच में लगातार अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में 2 का ही गैप होता है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 सब में 2 का गैप। यहाँ भी देखिए 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, यानी लगातार आने वाली सम संख्या और लगातार आने वाली विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? अंतर आपका 2 का होता है। अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर हाल में पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर से आता हो और आपका प्राइम नंबर से क्वेश्चन ना आए, ठीक है? इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से विभाजित न हो। जो संख्या या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से न कटे, वही संख्या क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि जिसमें किसी से भाग न लगे, वही क्या कहलाता है? अभाज्य। जैसे 2 को देखिए यहाँ पे, 2 किससे कटेगा? सर 2 या तो 1 से कटेगा, 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है, तो 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसी तरह से 3 को लीजिए, 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा या फिर 3 से इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो 3 भी आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला नंबर हम लेते हैं 5। 5 को भी देखिए, 5 आपका 1 से कटेगा या फिर 5 से इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो यह भी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम 9 के बारे में पूछे कि क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? सर 9 1 से तो कटता ही है, इसके अलावा 9 से भी कट जाएगा और इसके अलावा 1 और 9 के अलावा यह 3 से भी कट जाता है। तो स्वयं और 1 के अलावा यह 3 से भी कट रहा है, इस वजह से यह आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटता है, ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जाता है। क्या 4 अभाज्य संख्या होगा? सर 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाता है, तो 4 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे, वही तो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी अभाज्य संख्या यहाँ आप देखे हैं ना, उसके फैक्टर को देखिए। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे 4 का फैक्टर कौन होगा? जो 4 को काटेगा। 8 का फैक्टर कौन होगा? जो 8 को काटेगा। तो यहाँ देखिए इस अभाज्य संख्या का 2 का देखिए कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। 3 का देखिए कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। 5 का देखिए कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर, यानी 2 से कम फैक्टर भी होगा, फिर भी उसको हम अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, फिर भी उसको हम लोग अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर होगा, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आता है? एक तो पहचानने के लिए आएगा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है ना, निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, तो वह तो जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वहाँ पे करेंगे। यहाँ देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो इसको आपको काउंट करके रखना पड़ता है। 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 100 तक में, तो 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा? 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या, तो 50 तक में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या। 50 तक कहने का मतलब जब हम 1 से लेकर के 50 तक की गिनती करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या कितनी बार आएगा? अभाज्य संख्या 15 बार आएगा। कौन कौन? जैसे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11, 13, इस तरीके से कुल 15 अभाज्य संख्या मिलता है। आगे देखिए आपसे अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है 200 तक कि 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या। तो अगर हम बात करेंगे 200 तक, तो 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या होगा। 100 तक में 25, 50 तक में आपका कितना हो जाएगा? 15, और 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका क्या होगा, वह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ से इतना ही क्वेश्चन। आगे चलिए, अगला है कंपोजिट नंबर्स या फिर भाज्य संख्या। यहाँ पे हम सिर्फ आपका पहचान करवा रहे हैं सभी प्रकार के नंबर से। कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? भाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, यानी जो संख्या स्वयं और एक के अलावा भी अन्य किसी से कट जाए, यानी जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, एक तो खुद, दूसरा एक और तीसरा जो है कोई और। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा भी किसी से कट जाए वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा भाज्य संख्या। जैसे 4 को आप यहाँ पे देखिए, 4 जो है वह 1 और 4 के अलावा, 1 और 4 के अलावा कितना से कट जाता है? 2 से भी कट जाता है, तो यह भाज्य संख्या हो गया। 2 से ज़्यादा जिसका भी फैक्टर होगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। 12 देखिए, 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। 16 का देख लीजिए, बहुत सारा फैक्टर है, 16 1 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, है ना। तो यह सब क्या हो जाएगा? यह सब आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह उठता है कि एक को हम लोग कहाँ रखें, भाज्य में कि अभाज्य में? एक को कहाँ रखें? तो एक को भाज्य संख्या में नहीं रख सकते हैं। भाज्य संख्या में एक को कब रखते? एक को भाज्य संख्या में हम लोग तब रखते जब 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड होगा। लेकिन एक का तो केवल एकमात्र गुणनखंड एक ही होगा, एक तो केवल 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो एक को हम लोग भाज्य में नहीं रख सकते हैं। भाज्य में तब रखते जब 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर होता। क्या इसको अभाज्य में रखेंगे? अभाज्य में इसको तब रखते जब इसका केवल और केवल 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर होगा तभी अभाज्य। 2 से कम वाला को भी अभाज्य में नहीं रखेंगे। तो फिर एक को हम कहाँ रखेंगे? तो एक न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एक निम्नलिखित में से क्या है, भाज्य की अभाज्य? तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। खूब क्वेश्चन यहाँ से आता है। किसको बोलते हैं? डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात जिनके महत्तम समावर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब इसको अच्छे से समझिए। देखिए, ऐसा कोई भी 2 संख्या जो केवल 1 से कटे, मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो ना, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई 8 और 12 का बताइए कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखिए 8 जो है 4 से भी कटता है, 8 आपका 4 से कटता है और 12 भी क्या करता है? 4 से कटता है। तो इस दोनों का एक कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो जिससे दोनों कटे वही तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? काटने वाला। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अच्छे से समझना है वह यह है, सहभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे या किसी 2 संख्या को बोलेंगे, ज़्यादातर 2 ही संख्या के रूप में रहता है। किन्हीं 2 संख्या को बोलेंगे जो दोनों का दोनों केवल 1 से कटे, या जिन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो वह 1 हो। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 17 और 13। आप सोचिए जरा सा कि 17 और 13 दोनों का दोनों कितना से कटेगा? इस दोनों का बताइए कॉमन फैक्टर कितना होगा? सर दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप इस दोनों का HCF निकालिए, मौसा। इस दोनों का मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो जिन 2 नंबर का मौसा 1 हो, या जिन 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, या जो 2 संख्या केवल 1 से कटे, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा सहभाज्य संख्या। तीनों एक ही बात है, ठीक है। आगे चलिए, 15 और 19। अच्छा, यहाँ पे यह देखने मत लग जाइएगा कि यह अभाज्य है कि नहीं। को प्राइम नंबर में सहअभाज्य संख्या में केवल नाम है सहअभाज्य संख्या, बाकी इसको अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम में है अभाज्य, बाकी अभाज्य संख्या से लेना देना नहीं है। कोई 2 नंबर सहअभाज्य संख्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई 2 संख्या जो है वह आपका सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हो सकता है। कंडीशन सिर्फ यही है कि वह दोनों केवल और केवल 1 से कटे। तो आप बताइए कि 15 और 19 दोनों का दोनों कितना से कटेगा? सर दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा, इसका मतलब कि यह सहअभाज्य है। आप बोलोगे कि सर 15 कटता है 3 से, 5 से, 15 से और 1 से, लेकिन 19 के बारे में बताइए, दोनों का दोनों कितना से कट रहा है? सर दोनों का दोनों 1 से कट रहा है, ठीक है। 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन दोनों का दोनों कितना से कटेगा? 1 से कटेगा। तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब कि यह सहअभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 21 और 23 को आप चेक करिए। 21 और 23 कोई 2 नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं। 21 और 23 को देखिए, यह दोनों का दोनों देखिए तो कितना से कट रहा है? यह दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा।
कटेगा। अच्छा 21 3 7 से जरूर कटता है, लेकिन जब हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों केवल 1 से कटता है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों का एचसीएफ 1 है, तो यह क्या कहलाएगा? सहभाज्य संख्या। तो ऐसा कोई दो संख्या, अच्छे से सुनिएगा, ऐसा कोई दो संख्या सहभाज्य संख्या हो सकता है, को प्राइम नंबर हो सकता है जो दोनों का दोनों केवल 1 से कटता हो। अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 8 और 12 क्या यह सहभाज्य संख्या होगा? सर 8 और 12 सहभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों का दोनों 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वही सहभाज्य संख्या हो सकता है। तो 8 और 12 आपका सहभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर आपसे हम कहें कि क्या 12 और 15 सहभाज्य संख्या होगा? सर 12 और 15 भी सहभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का कॉमन फैक्टर तो 3 हो जाएगा, 3 से यह भी कटता है, यह भी कटता है, तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब यह सहभाज्य संख्या नहीं होगा। सहभाज्य संख्या कौन होगा? जो दोनों का दोनों केवल 1 से कटे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जैसा कि यहाँ पे नाम है, पहली चीज जुड़वा अभाज्य संख्या हम लोग अभाज्य संख्या को ही बोलेंगे। सहअभाज्य संख्या जो है वह कोई दो संख्या हो सकता है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या केवल अभाज्य संख्या ही होगा। देखिए क्या बोला है, जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। कोई दो अभाज्य संख्या लीजिए, अगर उसके बीच में 2 का अंतर है तो वह कहलाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 11 13, 11 और 13, देखिए 11 और 13 में कितना का अंतर है? सर 11 और 13 में 2 का अंतर है, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 17 और 19 लीजिए, 17 और 19 में भी 2 का अंतर है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 29 और 31, इसमें भी 2 का अंतर है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर हम आपसे कहे कि क्या 15 और 17 जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? आप बोलोगे सर अंतर तो 2 का है, लेकिन दोनों का दोनों अभाज्य नहीं है, यह नंबर अभाज्य नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या कब होता? जब यह दोनों अभाज्य होता और इसके बीच में 2 का अंतर होता। इसमें से एक तो अभाज्य नहीं है, 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब यह जो पेयर बनेगा वह आपका जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए संख्याओं का अभाज्य संख्या होना जरूरी है। 2 वैसे अभाज्य संख्याओं को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे जिनके बीच में 2 का अंतर, लेकिन सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखिए, अगला है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए बोला क्या गया है, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? बोला है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिनको भी हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। एक कंडीशन भी डाला है जहां p और q पूर्णांक हो और q शून्य ना हो। देखिए जिस नंबर को भी, जिस संख्या को भी हम लोग p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखने का मतलब, p/q के रूप में लिखने का मतलब कि जिसको भी हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। जिसको भी आप इस फॉर्म में लिख दिए वह परिमेय संख्या। अच्छा एक कंडीशन यहाँ पे क्या डाला है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर के बट्टा में अगर 0 आता है ना तो यह अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अगर 0 ऊपर है और बट्टा में कोई नंबर है तो इसका मतलब, तो इसका वैल्यू तो 0 होता है। ठीक है, इस दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर 0 के बट्टा में कोई भी नंबर आ जाए तब तो 0 आएगा, लेकिन ऊपर में कोई नंबर है और बट्टा में 0 है तो यह क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर p/q का मान इस तरह है, इस तरह से है कि q का वैल्यू 0 है तो फिर ऊपर कुछ भी वैल्यू है नीचे में 0 रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसी वजह से एक कंडीशन यह लगा दिया गया कि भाई p/q के रूप में जो संख्या हम लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तब तो यह अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा तब तो यह परिमेय हो ही नहीं सकता। तो जिसको भी अब हम लोग p/q के रूप में लिख दिए वह परिमेय संख्या। पहला एग्जांपल देखिए 5। क्या 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सर 5 के बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 होगा। किसी भी नंबर के बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 के लिए हम लिख सकते हैं 5/1। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका क्या हो गया? यह आपका परिमेय संख्या हो गया। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। उसी तरीके से एक भिन्न लिखा हुआ है 3/5, तो यह तो ऑलरेडी p/q के रूप में है, तो यह तो आपका परिमेय होगा ही। 22/7 आपका परिमेय होगा, p/q के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय तो होगा ही। आगे देखिए 0/5। अच्छा देखिए 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, 0 क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय?
हमने अभी आपसे क्या कहा कि जीरो के बट्टा में कुछ नहीं मतलब क्या होगा, एक। किसी भी नंबर के बट्टा में कुछ नहीं मतलब एक। तो जीरो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जीरो के लिए हम लिख सकते हैं 0/1। जीरो के लिए हम लिख सकते हैं 0/2। जीरो के बट्टा में कुछ भी लिखिएगा फिर से तो जीरो ही आ जाएगा। जीरो के लिए लिख सकते हैं 0/3, यानी जीरो को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो भी आपका परिमेय संख्या होगा। जिसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख दिए वह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा इस तरीके का नंबर आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा 0.777 ... इस तरीके से नंबर अगर कोई लिखा हुआ रहे, ... कहाँ तक है, यह अनंत तक है। तो अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह दरअसल रेकरिंग का सवाल है। जब हम लोग आगे रेकरिंग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे कि दशमलव के बाद जब एक ही संख्या बार बार आता है तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर रेकरिंग लगाते हैं। जैसे देखिए 0.777 एक ही नंबर बार बार आया, एक ही संख्या बार बार आया तो उसको एक बार लिखेंगे, इसके ऊपर रेकरिंग लगाएंगे। और रेकरिंग हटाने का तरीका होता है कि अगर एक नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 1 9, दो नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 2 9। तो हम इस नंबर को भिन्न के रूप में लिख दिए, 7/9 लिख दिए। 7/9 का मान निकाल के देखिएगा इतना ही आ जाएगा। तो इस नंबर को हम लोग क्या किए, भिन्न के रूप में लिख दिए। अब जिसको भी भिन्न के रूप में लिख दिए, p/q के रूप में आप लिख दिए, वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम आपसे यह पूछे कि भाई 0.4747 ... बताइए यह परिमेय होगा कि अपरिमेय। सर इसको हम लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर रेकरिंग, और फिर अगर रेकरिंग हटाते हैं तो 47 बट्टा कितना, दो नंबर के ऊपर से 99। इसको हम p/q के रूप में लिख दिए तो यह क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। जिस नंबर को भी आप p/q के रूप में लिख पाते हैं वह कहलाता है आपका परिमेय संख्या। आगे चलिए, अगर हम आपसे कहे कि 1.769 क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर हमें पॉइंट हटाना होगा तो देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 17,1,7,6,9,8 यही तो होगा। और बट्टा में क्या लिखेंगे, देखिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 के ऊपर हम कितना जीरो डालेंगे, 4 जीरो डालेंगे। मतलब इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। तो जिसको भी आप p/q के रूप में लिख दिए, जिसको भी आप भिन्न के रूप में लिख दिए, वह सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, कि भाई परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। जिसको भी p/q के रूप में लिख दिए वह सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब जरा परिमेय को देख लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, समझिएगा। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिसको p/q के रूप में लिख दिए वह तो परिमेय हो गया। तो फिर जिसको p/q के रूप में नहीं लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब किसको नहीं लिख सकते हैं, देखिए √3, क्या √3 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप √3 का मान देखिएगा इस तरह से 1.732 और उसके बाद ऐसे मिलेगा ... इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद लगातार संख्या आ रहा है और कितना बार आया है हमें नहीं पता है। तो क्या इस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर हमारे पास ऐसे होता 1.732, इसको तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट अगर हटा दिए तो बट्टा में 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 जीरो आ जाएगा। तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.732 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही ... लगा दिए अब तो हमें पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो फिर हम बट्टा में 1 के ऊपर कितना जीरो देंगे, यानी इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जिसको भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट के भीतर ऐसा कोई भी नंबर आए जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो वह सब क्या होगा, अपरिमेय। जैसे √3 है, √2 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है, यह सब का सब क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन √16 क्या होगा, √16 का मान 4 आ जाता है और 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, तो यह परिमेय हो जाएगा। जबकि √7 का मान किस में आएगा, पॉइंट में आएगा और पॉइंट के बाद लगातार आता जाएगा। आगे चलिए, अब इस नंबर को देखिए 3.2317 ... यहाँ पे क्या है, ... आप बताइए, यहाँ तो दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक, क्या 4 अंक है, नहीं,
डॉट 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 लिखा हुआ है, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें यह पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो फिर इसको हम PYQ के रूप में कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटाने का रूल आपको पता है ना, दशमलव एक अंक के बाद हटाते हैं तो 1 0, 2 अंक के बाद हटाते हैं तो 2 0। यहाँ तो पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से आपका पाई है। देखिए पाई भी आपका अपरिमेय होगा। 22/7 परिमेय है, क्योंकि 22/7 को हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई जो है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, अनुमानित मान है। पाई का एग्जैक्ट मान आप लिखा हुआ देखिएगा 3.141 डॉट 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 इस तरीके से है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगा उसको भी हम लोग PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसको भी PYQ के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं वह सब का सब क्या कहलाएगा? वह सब का सब अपरिमेय कहलाएगा। और जिसको भी PYQ के रूप में हम लिख दिए वह क्या कहलाएगा? वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। सबसे ज़्यादा देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से लिख दिए 1 दशमलव, यहाँ पे हम लिख दिए 333 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि यह परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो हम इस नंबर को PYQ के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग जो है ना वो आपका रेकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 पॉइंट है तो पॉइंट, जो नंबर बार बार आया उसको एक बार और इसके ऊपर रेकरिंग। ऐसा कब कर सकते हैं? जब एक ही नंबर, पॉइंट के बाद जब एक ही नंबर रिपीट करे तब। लेकिन पॉइंट के बाद अगर अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा हो उस केस में आप इसको जो है रेकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जब आप रेकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो लगातार आने वाले नंबर को आप जो है PYQ के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसको तो हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसी में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 1.78695, अब यहाँ डॉट 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 है, अब क्या इसको भी आप रेकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक ही नंबर आता दशमलव के बाद तब तो कर लेते हैं, यहाँ तो अलग अलग नंबर है, अलग अलग संख्या है, तो इसको PYQ के रूप में आप नहीं बदल सकते हैं। और जब आप इसको PYQ के रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, हमें यह भी नहीं पता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो हम बट्टा में 100 करके भी इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यह परिमेय नहीं होगा। परिमेय नहीं होने का मतलब यह क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि परिमेय का और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है परिमेय अपरिमेय संख्याओं को, दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि जितने भी परिमेय संख्या आप देखे हैं, जितने भी नंबर है, परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, सभी को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? सभी को हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप इसको समझ लीजिए, वास्तविक आपका क्लियर हो जाएगा। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? केवल इस टाइप का जो नंबर होगा ना वह कहलाएगा काल्पनिक संख्या। यानी रूट के भीतर अगर कोई नंबर नेगेटिव चिन्ह के साथ आए तो यह कहलाएगा काल्पनिक, अवास्तविक संख्या। इसके अलावा जो भी बच गया धरती पे सबका सब आपका वास्तविक। रूट के भीतर अगर कोई संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ आया, रूट के अंदर में अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वह कहलाएगा अवास्तविक संख्या। ऐसी संख्या कहीं आप कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहे होंगे, कभी किए होंगे, तो ऐसी संख्या का केवल कल्पना किया जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि भैया √3 क्या है, वास्तविक की अवास्तविक, तो यह तो आपका वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है। अगर हम आपसे पूछे कि माइनस का √3 क्या है, माइनस का √3 भी आपका रियल नंबर है। लेकिन अगर आपसे हम यह पूछे कि √3, अब यह क्या है? अब यह अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर है। रूट के भीतर अगर नेगेटिव चिन्ह के साथ कोई संख्या आया तो वह अवास्तविक होगा, वह काल्पनिक होगा। इसके अलावा जो भी बच गया सबका सब क्या होगा? सबका सब वास्तविक हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया था कि सारे अपरिमेय और परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सारे अपरिमेय और परिमेय संख्या को हम लोग संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या बोलते हैं। देख लीजिए 5 3/5 यह सब परिमेय है, यह सब अपरिमेय है। सारे नंबर आपके वास्तविक कहलाते हैं, बस इस नंबर को छोड़ के। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना के बराबर हो। जिस संख्या के सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर जो योग आए ना, अगर उसका मान उस संख्या के 2 गुना के बराबर हो तो वह संख्या आपका परिपूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे 6 देखिए, 6 का देखिए क्या क्या गुणनखंड है। 6 का गुणनखंड कौन होगा? जो 6 को काटेगा। तो 6 को काटने वाला संख्या है आपका 1। 1 तो दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है। 6 को 2 भी काटेगा,
6 को 3 भी काटेगा और खुद 6 भी काटेगा। यह सब का सब क्या है, यह सब का सब 6 का गुणनखंड है। तो 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़ के देखिए तो कितना आता है, सबको जब जोड़े तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 6 12। 6 के सभी गुणनखंडों का योग 12 आया, जो कि इसके दोगुना के बराबर है। तो जिस किसी संख्या का भी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना के बराबर आ जाए, ऐसा सभी संख्या क्या कहलाएगा, आपका परिपूर्ण संख्या कहलाएगा, यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 6 आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 28 को चेक करिए, 28 के सभी गुणनखंडों का योग निकालिए। 28 का पहला गुणनखंड 1, जो भी 28 को काटेगा वही तो 28 का गुणनखंड होगा। तो 28 को काटने वाला पहला संख्या 1 है, उसके बाद 2 भी काटेगा, फिर 4 काटेगा, इसको 7 काटेगा, 14 काटेगा और खुद 28 को काटेगा। अब इसके सभी गुणनखंडों को जोड़ के देखिए तो कितना आता है, 1 + 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 + 28 कितना 56। इसके सभी गुणनखंडों का योग 56 आया। 28 के सभी गुणनखंडों का योग 28 का दोगुना है, हाँ सर है। तो यह क्या कहलाएगा, परिपूर्ण संख्या। जिस किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना के बराबर होगा वह आपका कहलाता है परिपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। चलिए अब आगे है आपका ट्रायंगुलर नंबर, यानी कि त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या किसको बोलते हैं, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का योग। यहां से भी क्वेश्चन आता है, त्रिभुजाकार संख्या किसको बोलते हैं, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वह त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है। जैसे पहला पूर्ण संख्या क्या है, 0, तो पहला जो आपका त्रिभुजाकार संख्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसमें अगला जोड़ लीजिए तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दूसरा त्रिभुजाकार संख्या। तीसरा क्या होगा, इसमें अब 2 जोड़िए तो 0 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, यह अगला हो गया। अब आगे इसमें 4 जोड़िए तो 0 + 1 + 2 + अच्छा 2 जोड़े थे ना, 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यह आपका त्रिभुजाकार संख्या रहेगा। अब इस बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे पहला त्रिभुजाकार संख्या आपका क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं को इसमें जोड़ते जाइए। तो 0 में पहले हम 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें अगला पूर्ण संख्या जोड़िए तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें अगला पूर्ण संख्या तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते जोड़ते जो है वह त्रिभुजाकार संख्या बना सकते हैं। तो लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं को बस हमें जोड़ते जाना है, त्रिभुजाकार संख्या आपका बन जाएगा। पहला पूर्ण संख्या 0, तो पहला त्रिभुजाकार संख्या 0 हो जाएगा। अब 0 में 1 जोड़िए तो 1, 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, फिर 36 में 9 जोड़ेंगे 45। तो इस तरीके से जोड़ते हुए हम लोग जो है वह आसानी से त्रिभुजाकार संख्या बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है नंबर्स के बारे में, जो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखा है उसका एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे। तो गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होगा, प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होगा, यानी 1 से आरंभ होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जैसे ही 0 को शामिल किया गया यह पूर्ण संख्या बन गया। तो 0 से आरंभ होने वाली संख्या जो है वह पूर्ण संख्या कहलाएगा और 1 से आरंभ होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, इंटीजर किसको बोलेंगे, तो जब हम लोग सारे प्राकृतिक संख्याओं को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से ले और साथ में इसको 0 को भी शामिल कर लेंगे तो यही क्या बन जाता है, यही आपका पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखिए सम संख्या, विषम संख्या। 2 से कटने वाली संख्या को सम संख्या बोलेंगे, जो नहीं कटेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे वह अभाज्य संख्या, और जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी से कट जाएगा वही क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 ही तो है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 तो है नहीं, 1 न तो भाज्य न ही अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 1 न तो भाज्य है ना अभाज्य, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 क्या है, भाज्य, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। 4 पहला संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके अलावा 2 एकमात्र ऐसा भाज्य संख्या है जो कि आपका सम संख्या भी है, क्योंकि बाकी आगे कोई भी संख्या अगर
अगर सम होगा तो उसको 2 से कटना पड़ेगा, और स्वयं और एक के अलावा जैसे ही 2 से कटेगा फिर वह अभाज्य नहीं रह पाएगा। तो एकमात्र पूरे नंबर सिस्टम में एकमात्र 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम है। बाकी अगर कोई अभाज्य होगा तो फिर सम नहीं होगा, और अगर सम होगा तो आपका अभाज्य नहीं होगा। फिर हम लोग देखें कोप्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। कोई 2 संख्या सहभाज्य संख्या कहलाएगा। कंडीशन सिर्फ इतना है कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जिन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर आपका 1 होगा वह कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग देखें ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। हम उन्हीं 2 संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं जिनके बीच में 2 का अंतर, दोनों का दोनों अभाज्य हो और उनके बीच में 2 का गैप। जैसे 17 और 19, 17 और 19 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, और दोनों का दोनों अभाज्य है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। आगे हम लोग देखें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको भी हम लोग p/q के रूप में, भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में लिख दिए, व्यक्त कर दिए, वो आपका कहलाता है परिमेय संख्या। और जिसको भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो कोई भी जो नंबर इस तरीके से दिया जाए, पूर्णांक दिया जाएगा, तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 लिखने का मतलब है 7/1, 10 लिखने का मतलब है 10/1, तो उसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। 22/7 भी परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। ध्यान रखिएगा, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, अनुमानित मान है। तो 22/7 चूंकि एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, p/q के रूप में है, तो यह तो परिमेय होगा ही। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के लिए भी लिख सकते हैं 0/1। 0 के लिए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिखिएगा 0 ही आएगा। तो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के लिए हम 0/ कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे इस तरह के नंबर पर भी आप ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद अगर एक ही नंबर बार बार लगातार अनंत तक आए तो इसको हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इसको p/q के रूप में भी बदल सकते हैं। यानी ऐसे नंबर को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। कैसे नंबर को? दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट करे तो। लेकिन दशमलव के बाद अगर अलग अलग संख्या आए और यह अनंत तक आए फिर तो आप इसको रेकरिंग के फॉर्म में नहीं बदल सकते हो। और जब आप इसको रेकरिंग के फॉर्म में नहीं बदल सकते हो तो फिर आप भिन्न भी नहीं बना पाओगे, p/q के रूप में भी नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ देख लीजिए अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 का मान 1.732 ... होता है। कहने का मतलब यह है कि रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले सब अपरिमेय होगा। √17, √37, √49, √50, जिस 49 नहीं, √49 का तो मान निकल जाएगा, तो √49 का मान 7, यह परिमेय हो जाएगा। √50 का मान नहीं निकलता है, वह आपका पॉइंट में आएगा। तो यह सब नंबर आपका क्या होगा? यह सब का सब नंबर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरीके से भी लिखा रहे 8 + √2, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? यह पूरा मिलाकर के जो व्यंजक है वह आपका अपरिमेय हो गया। पूरे व्यंजक की बात अगर की जाए तो 8 + √2 है, तो इसको जब जोड़िएगा तो 8 और 1.414 ऐसे करके जोड़िएगा तो 9.414 समथिंग आएगा, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। इसके वजह से यह भी क्या हो रहा है? आपका अपरिमेय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो है अलग अलग नंबर आया है और डॉट लगा हुआ है, तो इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर यह पता होता कि दशमलव के बाद 4 अंक है या 5 अंक है या 6 अंक है, तब तो आप उसको आसानी से बदल सकते थे p/q के रूप में। 3 अंक तो बट्टा में 1 पर 3 जीरो, 4 अंक तो बट्टा में 1 पर 4 जीरो, 5 अंक तो बट्टा में 1 पर 5 जीरो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट कर रहा होता तो फिर हम लोग इसको रेकरिंग बना के भिन्न के रूप में व्यक्त कर लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यह भी आपका परिमेय नहीं होगा, मतलब अपरिमेय। और पाई का मान 3.141 ... इस तरीके से मिलेगा, तो 3.141 इसको भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें नहीं पता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय पर बहुत अच्छे से नज़र रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके आगे हमने आपको बताया वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। रूट के भीतर अगर कोई नंबर नेगेटिव चिन्ह के साथ आए तो वह अवास्तविक होगा। इसके अलावा जो भी बच गया सबका सब क्या होगा? सबका सब आपका वास्तविक हो जाएगा। सारे परिमेय, सारे अपरिमेय संख्या, सभी प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सभी प्रकार के संख्याओं को हम लोग वास्तविक बोलेंगे। रूट के भीतर केवल नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई नंबर आ गया तो वह कहलाएगा अवास्तविक। यहाँ देखिए परफेक्ट नंबर्स यानी परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर या इसको संपूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे?
जो संख्या के जिस संख्या के सभी फैक्टर का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो। जैसे 6 के सभी गुणनखंड को देखिए, 6 का गुणनखंड कौन होगा, जो 6 को काटेगा, 1 2 3 6। अब इसको जोड़िए, कितना आया 12, इस संख्या का दोगुना है, मतलब यह परिपूर्ण संख्या है। 28 के सभी गुणनखंडों का योग, 28 का गुणनखंड कौन होगा, जो 28 को काटेगा, तो 28 को काटने वाला संख्या 1 2 4 7 14 28। जब हमने इन सभी नंबर को जोड़ा तो 56 आया, जो कि इस नंबर के दोगुना के बराबर है। इसका मतलब है कि 28 भी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। अगर आपसे हम पूछे कि क्या 15 परिपूर्ण संख्या होगा, सर 15 को तो 1 काटेगा, इसके अलावा 3 काटेगा, 5 काटेगा और खुद 15 काटेगा। इसको जोड़ के देखिए तो कितना आया, 15 5 20, 3 23 और 1 24। इसके सभी फैक्टर का योग 24 आया, जो इस संख्या के दोगुना के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 15 जो है वो आपका परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। फिर आपने अभी देखा त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का जो योग है वही आपका कहलाता है त्रिभुजाकार संख्या।